एक स्तर पर तो आज़ादी हासिल कर ही ली है। हालांकि मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि मुझे अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन अपने आप में इतना व्यापक है कि अगर मैं उनके डिटेल्स में जाने लगा तो आप यूं कह लीजिए कि 3-4 महीने तो बड़े आराम से इसी में लग जाएंगे। और आप जानते हैं कि डेली ऑडियो लेक्चर का चरित्र ऐसा नहीं है। इसीलिए मुझे बात जो कहनी है अब उसके लिए थोड़े रफ्तार की नीति अपनानी पड़ रही है। तो खासकर जो डेमोक्रेटिक करेक्टर को लेकर के जो बातें की जानी थी वो लगभग लगभग पिछले लेक्चर में पूरी हो चुकी हैं। अब मैं इस लेक्चर में आपसे खासकर जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं, अंग्रेजी में आप इसे माइलस्टोन कह सकते हैं, उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। और ये जो चर्चा है बिल्कुल परिचयात्मक ही है, इंट्रोडक्टरी है, एनालिटिकल बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब मैं पड़ाव की बात कर रहा हूं, माइलस्टोन की बात कर रहा हूं, तो माइलस्टोन हम कहते किसे हैं? हमारा एक डेस्टिनेशन है जहां हमें जाना है। तो ये जो माइलस्टोन है ये हमें बताते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। दूसरा ये है कि एक निश्चित दूरी पर वह अपनी बात आपको स्पष्ट करता चलता है। तो जब मैं माइलस्टोन कह रहा हूं तो आप इसे इस रूप में लेकर के चलें कि कौन कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। और महत्वपूर्ण घटनाओं को आपको जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हों तो आप इन घटनाओं को विशेष रूप से देखें। मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि मैं कह रहा हूं विशेष रूप से देखें। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी को आप बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, देखिए आप जानते हैं मैं लगातार आप लोगों से इस बारे में बात करता रहता हूं कि जो तैयारी करने के जो स्तर हैं या जो रास्ते तरीके होंगे वो दो होंगे। एक तो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। जब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेबस को आधार बना करके कर रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन को आधार बना करके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस साल के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कुछ बदल जाए। तो जब हम महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसका पर्पज यही होता है कि इन पर आपको विशेष ध्यान देना है जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हों। तो अब मैं सिलसिलेवार आपसे कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बातें करने जा रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि इससे पहले मैंने जो इतने लंबे लेक्चर्स आपके सामने रखे हैं उनमें भी इनकी चर्चा आई है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिचयात्मक भी स्वरूप उसका रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक ही लेक्चर में मैं उन सब बातों को आपके सामने रख सकूंगा तो आपके लिए वो ज़्यादा उपयोगी होगा। तो दोस्तों, 1885 से ही हम शुरू कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। याद करने की कोशिश कीजिए पिछले लेक्चर्स को, तो आपको बहुत सारी चीजें रिपीट होती हुई यहां दिखाई देंगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिवीजन तो होना ही चाहिए। आप इसे रिवीजन ही मान लीजिए। इसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, और जब बंगाल का विभाजन हो गया तो जो गर्म दल वाले थे वो हावी हो गए, उनका प्रभुत्व बढ़ गया, क्योंकि अब तो पूरे देश की जनता जो थी वो गर्मजोशी में आ गई। तो अब कांग्रेस पर गर्म दल वालों का थोड़ा सा दबदबा बढ़ गया। बकायदे फिर 1907 में ये दबदबा इतना ज़्यादा बढ़ा और गर्म दल और नर्म दल में आप यूं कह लीजिए कि इतना ज़्यादा मनमुटाव हो गया कि 1907 के सूरत अधिवेशन में हमारे कांग्रेस पार्टी में ही दो दल बन गए, या कह लीजिए कि दो सूरतें हो गई उनकी, गर्म दल और नर्म दल, यानी कि विभाजन हो गया। लेकिन ये विभाजन ऐसा नहीं था कि उनके लीडर अलग हो गए, ये हो गए, थे वो कांग्रेस में ही, लेकिन दो अलग अलग आप कह लीजिए कि विचारधारा के लोग हो गए। इसके बाद 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट जो फॉरेन की थी आई भारत, और उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करने की घोषणा की। देखिए, जब हम कहते हैं होम रूल, इसका मतलब क्या? होम का मतलब है घर, लीग उसी से जुड़ा हुआ है। होम रूल, रूल मतलब हमारे घर का ही शासन हो। ब्रिटेन क्यों हम पर शासन करे? तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ही है, लोग इसे नहीं समझ पाते स्टूडेंट। तो होम रूल लीग की स्थापना की। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि इसी साल यानी कि 1916 में ही लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, और जो गर्म दल और नर्म दल थे उन दोनों में समझौता हो गया। एक अच्छी बात है, जो विभाजन हो गया था कम से कम। देखिए, विभाजन का लाभ किसको मिलता? कांग्रेस को मिलता। अब ये फिर से एक हो गए। इस समय तक गांधी जी आ चुके थे,
अनफॉर्चुनेटली तिलक जी का देहावसान हो चुका था। तो अब यहां से कांग्रेस के चरित्र में बदलाव आना शुरू हुआ। किस तरह का बदलाव आना शुरू हुआ? असली में गांधी जी ने जब प्रवेश किया है तब तक जो कांग्रेस का चरित्र था ना, वो आप यूं कह लीजिए मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्गों का चरित्र था। शहर के लोग होते थे, एक जगह इकट्ठे हो गए, मीटिंग हो गई, प्रस्ताव हो गया और सरकार को दे दिया गया। यानी कि वह जन आंदोलन नहीं बना था। आम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था, कांग्रेस पार्टी क्या है, क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं था। लेकिन गांधी जी ने जब प्रवेश किया, और गांधी जी इस बात को समझते थे कि बिना जन आंदोलन के अंग्रेजों पर हावी नहीं हुआ जा सकता, तो इन्होंने बकायदे अपने आंदोलन को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की कि इसे जन आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसे मजदूरों का भी आंदोलन बना दिया जाए, किसानों का भी आंदोलन बना दिया जाए, गांव के लोगों का भी आंदोलन बना दिया जाए, महिलाओं का भी आंदोलन बना दिया जाए, अस्पृश्य लोगों का भी आंदोलन बना दिया जाए। और इसीलिए गांधी जी ने सारे कदम उठाए। पॉलिटिकल मूवमेंट भी किया, बकायदे कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट भी उन्होंने किया, जैसे अस्पृश्यता निवारण को उन्होंने उठाया, प्राकृतिक चिकित्सा को उठाया। ये रचनात्मक आंदोलन है, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट है। फिर आर्थिक आंदोलन को भी उन्होंने लेकर के चले कि जब तक हम लोगों की आर्थिक स्थिति का आईना नहीं दिखाएंगे कि अगर हम आज़ाद हो गए तो कैसे हमारे हाथ में ही सत्ता होगी और हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी, तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, चरखा कातो, ग्राम विकास को महत्व दिया, खादी को महत्व दिया। ये इनके इकोनॉमिक मूवमेंट हैं। तो गांधी जी के ये जो 3 तरह के मूवमेंट हैं, ये आपकी पकड़ में बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। एक है मास मूवमेंट, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट और तीसरा है इकोनॉमिक मूवमेंट का, क्योंकि इस पर भी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, गांधी जी आंदोलन में आ गए और इससे धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप बदलना शुरू हुआ। और आते ही गांधी जी ने कुछ बहुत बड़े आंदोलन छेड़ दिए थे। 1916 में आए थे। इन आंदोलनों के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। 1917 में चंपारण के बिहार में उन्होंने नील आंदोलन छेड़ा। अगले ही साल 1918 में उन्होंने बाकायदे अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए आंदोलन छेड़ा। और उसी के अगले ही बार गुजरात के किसानों के लिए खेड़ा आंदोलन छेड़ दिया। फिर 1920 का सहयोग आंदोलन आप जानते हैं, नमक बनाओ आंदोलन 1930 का, उसे भी आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। ये सब गांधी जी के नेतृत्व में किए गए आंदोलन हैं और इन सब का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहा है। इसीलिए इन आंदोलनों के बारे में आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों 1916 में गांधी जी का प्रवेश हो गया। 1919 में बाकायदे अंग्रेजों ने एक रोलेक्ट एक्ट पारित कर दिया और उस रोलेक्ट एक्ट के जरिए सरकार को, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तो बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए, दमन करने की बहुत ज़्यादा शक्तियां दे दी गई कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कैद में रखा जा सकता था। तो इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुआ। और फिर आपको मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1919 में फिर अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ। 1922 में फिर खिलाफत आंदोलन जब टर्की में शुरू हुआ तो गांधी जी ने भारत में भी उसकी शुरुआत की। और उसका कारण यह था कि गांधी जी को लगा कि एक अच्छा ये अवसर है कि अगर हम मुसलमानों के इस आंदोलन को समर्थन देंगे तो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो जाएगी और फिर जो कांग्रेस है अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और पाकिस्तान पैरेलल एक पार्टी के रूप में आगे बढ़ रही थी। तो बाकायदे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गांधी जी ने। इससे पहले 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें चौरा चौरी कांड के बाद 1922 में उन्होंने अचानक स्थगित कर दिया था। और 1922 में ही फिर स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। चित्तरंजन दास ने यह गठन किया। दोस्तों अगर पिछले लेक्चर को आप याद करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से 1925 तक आते आते भारत में भी कम्युनिस्ट मूवमेंट धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी, पार्टी बन गई थी। और सच पूछे तो यही वह टाइम था जब हमारे यहाँ क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी और तेजी से वो आगे बढ़ने लगी। क्रांतिकारी गतिविधियां, इस पर इंडिपेंडेंटली आप तैयारी कीजिएगा। बाकायदे 1924 में कानपुर सम्मेलन में हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया और बाद में फिर चंद्रशेखर ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक कर दिया था। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की। और 1929 में भगत सिंह द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया। फिर गिरफ्तार हुए और अनफॉर्चुनेटली उन्हें फिर फांसी की सजा दी गई। 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ।
1931 में सरदार भगत सिंह को जब फांसी दे दी गई तो पूरे देश में उसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना। और इसी साल चंद्रशेखर आज़ाद की भी मृत्यु हो गई, मारे गए। आपके लिए एक मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, इससे पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और याद रखिए जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की है ये मोतीलाल नेहरू ने की है, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं। फिर एक जो बहुत बड़ी घटना घटित हुई है वो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का किया जाना, पूर्ण स्वराज्य की मांग। और यहां से आप कह लीजिए कि आंदोलन का चरित्र इस रूप में बदल गया कि अब हमें डोमिनियन स्टेट और ये सब की जरूरत नहीं है, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अंग्रेज भी चौंके। और फिर 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च का आयोजन किया, और इसे ही कहा जाता है नमक बनाओ आंदोलन या नमक कानून तोड़ो आंदोलन। अब इसकी खूबसूरती देखिए कि अंग्रेजों ने किया क्या कि नमक पर टैक्स लगा दिया। गांधी जी को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है जब लोगों को बताया जा सकता है कि देखिए नमक तो हम कितनी सस्ती चीज़ है और हर घर में इसका उपयोग होता है, गरीब से गरीब आदमी भी इसे खाता है, और अंग्रेज तो इसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, इस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है। इसका मतलब है कि उन्हें हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो गांधी जी को लगा कि जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाने का ये बहुत अच्छा माध्यम है, और इसीलिए फिर वो दांडी मार्च करते हुए गए और बाकायदे उन्होंने अपने हाथ से नमक बनाया, और इस तरह से जो सरकार का जो कानून था कि कोई नमक नहीं बना सकता उसे उन्होंने तोड़ दिया। दोस्तों, 1930 तक की घटना पर मैं आ गया हूं। इसके बाद आप जानते हैं कि 1935 में एक्ट आया और फिर 1937 में प्रांतों के चुनाव हुए, और इसके बाद आगे क्या हुआ है इसके बारे में आपके पास अच्छी जानकारी हो चुकी है। फ्रेंड्स, जो मेरी अपने समय की सीमा थी उन सीमाओं के अंदर मैं जो बातें आपके सामने स्पष्ट कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने इस प्रयास में कितना सफल रहा हूं, ये तो आप लोग ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी ये बातें उबाऊ भी लगी हों तो कोई बात नहीं। जब आप स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ लेंगे या जब तैयार कर लेंगे तब आपको इन लेक्चर्स की इम्पोर्टेंस पता लगेगी कि सच में ये लेक्चर्स आपके विजन को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत जल्दी आप इन लेक्चर्स के बारे में निर्णय मत लीजिएगा। अगर आपको बेहतर लगे हैं, उपयोगी लगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उपयोगी नहीं लगे हैं तो इन्हें आप आउटराइट रिजेक्ट करने की गलती अभी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इसके बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं